ऑलराइट क्लास। आज हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का फर्दर हमारे पास चैप्टर है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का अगर हम एक रिकैप करें कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीज़ पढ़ी थी, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट करी हुई थी कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन तीन चीज़ों के अंदर होती है। मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स। ये तीन चीजें तो हमें क्लियर थी, ठीक है। मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स, ये तीन में क्लासिफिकेशन हुई होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ये तीन टर्म्स तो हमें पता है। मोनोसैक्राइड्स को हम डिस्क्राइब कर चुके थे कि मोनोसैक्राइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का एक मोनोमर होता है, ठीक है। जस्ट एक सिंगल मोनोमर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का होगा। उसका जनरल फॉर्मूला हमें पता था क्या होता था, ठीक है। उसका जनरल फॉर्मूला पता होने के बाद हमें पता था कि वो स्ट्रक्चर कैसा बनाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास हो गई। ये इसका जनरल हमारे पास एक मोनोमर होता है। जैसे एक सिंगल मोनोमर हम जिसको कंसिडर करते हैं तो वो मोनोसेक्राइड होता है। उस मोनोसेक्राइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स थे मोनोसेक्राइड्स के। उसके अंदर हमारे पास ट्रायोजेस हो गए, टेट्रोजेस हो गए, हेप्टोजेस हो गए, हेक्सोजेस हो गए। उनकी क्लासिफिकेशन उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस पे होती थी। तो मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन जो होती है वो उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेसिस के ऊपर होती है कि उनमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो उन मोनोसेक्राइड्स का नाम रखा जाता है। कि अगर उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं तो उसको ट्रायोज बोलेंगे, अगर उसके अंदर 4 कार्बन एटम्स हैं तो उसको टेट्रोज बोलेंगे। इसकी रेंज जो हमारे पास होती है वो 3 to 7 कार्बन एटम्स की होती है। कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर कम से कम 3 कार्बन एटम्स और ज्यादा से ज्यादा 7 कार्बन एटम्स होते हैं, और इनकी बेसिस के ऊपर हमारे पास सारे मोनोसेक्राइड्स मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमें हो गई थी क्लियर। अब उन नामों के अंदर फॉर एग्जांपल अगर ट्रायोजिस है मेरे पास, तो उस ट्रायोजिस के अंदर भी मेरे पास अलग तरीके के उन ट्रायोजिस के अंदर भी डिफरेंट किस्म के ट्रायोजिस। अगर मेरे पास टेट्रोजिस है तो उसके अंदर भी अलग किस्म के टेट्रोजिस मौजूद है। हेप्टोजिस है तो उनके अंदर भी अलग हेप्टोजिस मौजूद है। हेक्सोजिस अगर है तो उनके अंदर भी अलग हेक्सोजिस मौजूद है। हेक्सोज शुगर्स जो हमारे पास थे मोनोसेक्राइड्स के, वो हमारे पास सबसे कॉमन हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है। उसी के अंदर हमारे पास 3 शुगर्स आते हैं जो सबसे ज्यादा यूज शुगर्स होते हैं। वो ग्लूकोज होता है, वो फ्रक्टोज होता है और वो गैलेक्टोज होता है। ये 3 शुगर्स हमारे पास मोनोसेक्राइड्स के कौन से वाले क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं? हेक्सोसिस के अंदर आते हैं, मतलब 6 कार्बन एटम्स वाले। फिर हमने इनका स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर जो है रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इनके अंदर फर्क जो है वो इनकी पोजीशन से आता है कि OH ग्रुप ऊपर की तरफ है या फिर रिंग के नीचे की तरफ है। तो उससे इनमें फर्क आ जाता है। वो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाता है, फ्रक्टोज से गैलेक्टोज बन जाता है। होंगे 6 कार्बन एटम्स, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो उनकी फंक्शनैलिटी भी चेंज हो जाती है हमारे पास। ये चीजें तो हमें पता थी मोनोसेक्राइड्स की, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स आपस में हमारे पास अलग अलग थे। ओलिगोसैक्राइड्स हमारे पास क्या चीज थी? ओलिगोसैक्राइड्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो ओलिगोसैक्राइड्स जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि मोनोसैक्राइड्स का तो हमें पता है कि उनकी लिमिट क्या है, 3 to 7 कार्बन एटम्स, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हम ओलिगोसैक्राइड पे आ गए, तो इसके अंदर क्या होगा, अब जो दो मॉलिक्यूल्स है ना हमारे पास, उनको हमें जोड़ना है। यानी दो मोनोमर्स को हमें अब जोड़ना है। अब हम चेन बनाने की तरफ जा रहे हैं। प्रोटीन के अंदर भी ऐसे ही पढ़ा था, पहले हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था कि अमाइनो एसिड क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, किधर से क्या एलिमेंट होता है, कहाँ पे क्या चीज होती है, क्या नाम होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर दो अमाइनो एसिड को मैं जोड़ दूंगा तो क्या चीज बनेगी, उनको तोड़ूंगा तो क्या चीज बनेगी। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने उनके पहले मोनोमर्स पढ़े जो इनको मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। उन मोनोसैक्राइड्स के अंदर हमने उनकी टाइप्स पढ़ी, हमने उसकी रेंज पढ़ी, हमने उसकी जनरल फॉर्मूला पढ़ा, हमने उनके डिफरेंट नाम पढ़े कि वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। अब ये चीज तो हमने डिस्कस करके हमारे जहन में फिट हो गई कि भाई मोनोसैक्राइड क्या होता है। अब हमें शिफ्ट होना है नेक्स्ट, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है ओलिगोसैक्राइड्स पे। तो ओलिगोसैक्राइड्स हमारे पास क्या चीज होती है? जब हम उन्हीं मोनोसैक्राइड्स को आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं और चेन बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो हमारे पास कहलाए जाते हैं हमारे पास ओलिगोसैक्राइड्स। तो ओलिगोसैक्राइड्स हमारे पास उनकी बेसिक कैरेक्टराइजेशन जो होती है ना, वो ये होती है कि वो कंपैरेटिवली लेस स्वीट होते हैं। मतलब वो इतने ज्यादा मीठे नहीं होते एज कंपेयर टू
मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट जो होता है वो थोड़े स्वीट होते हैं, लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स इतने ज्यादा स्वीट नहीं होते, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनके अंदर चेन बन रही है, तो वो ज्यादा स्वीट नहीं होते और वो ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं होते हमारे पास, ये ओलिगोसैकेराइड हो गए। अच्छा, जिस तरीके से हमने मोनोसैकेराइड के अंदर रेंज पढ़ी थी ना कि 3 to 7 कार्बन एटम्स की हमारे पास रेंज है, उसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड की भी हमारे पास एक अदद रेंज होती है। उसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड की भी हमारे पास एक रेंज होती है। अब ओलिगोसैकेराइड की रेंज हमारे पास बनती किस तरीके से, तो इसके अंदर अगर हम आपको मैं बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे मेरे पास बात हुई थी कि भाई एक मोनोसैकेराइड है और ये भी एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, दो मोनोसैकेराइड है मेरे पास। अब इनको अलग अलग अगर रखे तो ये मोनोसैकेराइड है हमारे पास। ये हमारे पास दो मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। अब इन दो मोनोसैकेराइड्स के को हम अगर अलग से बात करें तो ये मेरे पास दो मोनोमर्स हुए फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इन दोनों मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ दूं, ठीक है, मैंने इनको आपस में जोड़ दिया। अभी तो ये मोनोसैकेराइड थे, लेकिन जब इनको मैंने आपस में जोड़ दिया तो ये क्या बन गए, ओलिगोसैकेराइड बन गया। ये मेरे पास ओलिगोसैकेराइड बन गया। क्यों, क्योंकि मैंने दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ दिया। अब इसकी रेंज कैसे निकलती है, मैंने ये बताया था कि किसी भी चीज को जोड़ने के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन कराया जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो चीजों का मिलना होता है तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर आता है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो फिर उनका बॉन्ड बीच में एक बनता है, और इस बॉन्ड के बनने की वजह से H2O जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, उस बॉन्ड का नाम क्या होता है वो थोड़ा आगे स्टेप में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जान लें कि बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अब वो बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल बन गया हमारे पास। अब मुझे, ये तो कंडेंसेशन का रिएक्शन हुआ, अगर मुझे हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन कराना है, हाइड्रोलिसिस का मुझे रिएक्शन कराना है, तो हाइड्रोलिसिस क्या चीज होती है कि मैं अब इन बॉन्ड को तोड़ रहा हूं। तो मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक ओलिगोसैकेराइड था जिसके अंदर ऐसे करके दो मोनोमर्स जुड़े हुए, अब मैंने क्या किया, मैंने इनको बीच में से तोड़ दिया बॉन्ड को, तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, मेरे पास इन टोटल दो मोनोसैकेराइड आ जाएंगे, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, दो मोनोसैकेराइड आ गए। अब हुआ क्या, ये ओलिगोसैकेराइड जो मेरे पास था इसको तोड़ने पे इसने दो मोनोसैकेराइड बनाया, तो ये ओलिगोसैकेराइड क्या कहलाया जाएगा, डायसैकेराइड कहलाया जाएगा। है तो ओलिगोसैकेराइड ही, लेकिन इसका कोई ना कोई क्लासिफिकेशन तो होगी ना, जिस तरीके से मोनोसैकेराइड के अंदर थे तो सारे मोनोसैकेराइड, लेकिन कुछ ट्रायोज थे, कुछ हेक्सोस थे, कुछ पेंटोस थे, उसी तरीके से ये सारे के सारे होंगे ये होंगे सारे ओलिगोसैकेराइड, लेकिन इनकी भी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, कि ये जब आपस में टूट रहे हैं ना, तो ये कितने मोनोसैकेराइड बना रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चेन है जिसको तोड़ने पे दो मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, तो वो चेन मेरे पास क्या कहलाई जाएगी, डायसैकेराइड। क्यों, क्योंकि उनको तोड़ने पे डाई मतलब टू, सैकेराइड मतलब शुगर, उनको तोड़ने पे दो शुगर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिलीज हो रहे हैं। उसी तरीके से अगर मेरे पास ऐसी चेन थी जिसके अंदर तीन मोनोमर्स जुड़े हुए थे, तो उसका जब मैंने हाइड्रोलिसिस करवाया तो इससे सारे बॉन्ड तोड़े, मेरे पास क्या निकले, 1, 2 और 3 मोनोसैकेराइड। तो ये वाली चेन क्या हो गई, ये है तो ओलिगोसैकेराइड, लेकिन इसको तोड़ने पे तीन मोनोसैकेराइड बन रहे, तो ये क्या कहलाई जाएगी, ट्राइसैकेराइड। ठीक हो गया, ये ट्राइसैकेराइड कहलाई जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई ऐसी चेन होती जिसको तोड़ने पे चार मोनोसैकेराइड निकल रहे हो तो वो टेट्रासैकेराइड कहलाई जाती। अगर पांच तोड़ने पे उसको पांच मोनोसैकेराइड मिल रहे होते तो वो हमारे पास पेंटासैकेराइड कहलाई जाती। इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है हमारे पास 2 से लेके 10 तक की। तो 2 से लेके 10 तक की मतलब क्या है, हमारे पास ऐसी चेन्स जिनको तोड़ने के ऊपर हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मोनोसैकेराइड, ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकेराइड निकले। तो इनको अगर मैं बना के दिखाऊं तो एक चेन ये हो गई, इसको तोड़ने पे दो मिलेंगे, इस चेन को तोड़ने पे तीन मिलेंगे, इस चेन को तोड़ने पे चार मिलेंगे, ये चेन मेरे पास है इसको तोड़ने पे पांच मिलेंगे, ये चेन मेरे पास अगर है इसको तोड़ने पे छह मिलेंगे, अगर इसमें एक और लगा दूं तो सात मिलेंगे, एक और लगा दूं तो आठ मिलेंगे, एक और लगा दूं तो नौ मिलेंगे, एक और लगा दूंगा तो
10 मिलेंगे। तो ये चेन जो है ना, ये मेरे पास मैक्सिमम नंबर है ओलिगोसैकेराइड का, ठीक है। ये रेंज हो गई, ये सबसे मिनिमम है, सबसे छोटा ओलिगोसैकेराइड, ये सबसे बड़ा ओलिगोसैकेराइड, ये रेंज हो गई। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 10 हो गए। इनको आपस में अगर तोड़ूंगा तो उसमें से 2 मोनोसैकेराइड निकल लेते हैं, इसमें से 10 मोनोसैकेराइड निकलेंगे। एक चीज याद रखने की ये है कि इसके अंदर जरूरी नहीं कि मोनोसैकेराइड सेम होने चाहिए। जो मोनोमर्स हमारे पास है, जरूरी नहीं कि मोनोमर्स आपस में सेम हो, मोनोमर्स आपस में अलग भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने प्रोटीन के अंदर पढ़ा था, अमाइनो एसिड सारे सेम अमाइनो एसिड एक चेन नहीं बना रहे थे, अलग अलग अमाइनो एसिड अलग चेन बना रहे थे। तो इसके अंदर भी अलग अलग मोनोसैकेराइड्स होंगे। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की भी चेन बन सकती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की भी चेन बन सकती है। इस तरीके से हमारे पास चेन्स यहाँ पे बनती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई, इसकी रेंज समझ आ गई। अब अगर हम बात करें तो इसकी रेंज के अंदर हमारे पास जो है वो एक बॉन्ड जो बीच में बनता है ना हमारे पास, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जो बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे बीच में बन रहा होता है ना, दो मोनोसैकेराइड्स के बीच दरमियान में जो बॉन्ड बन रहा है, प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड बनता था उसे हम कहते थे पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन जो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये चीजें वो हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी और ये आपकी आगे तक काम आएंगी काफी। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाया जाता है। प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड और इनके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता कैसे है हमारे पास, अगर आप ये डायग्राम गौर से देखें तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड है, यानी 2 मोनोमर्स है, ठीक है। दोनों अलग अलग मोनोमर्स है। आप अगर गौर करें तो दोनों अलग अलग मोनोमर्स है। एक मोनोमर जो है उसके अंदर टोटल 6 कार्बन एटम्स है, एक हेक्सोज है, और दूसरे के अंदर टोटल 5 कार्बन एटम्स है, तो ये हेप्टोज है मेरे पास। ठीक हो गया। ओ सॉरी, पेंटोज है। एक हेक्सोज है और एक पेंटोज है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ा। तो इन दोनों को जब मैंने आपस में जोड़ा ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो OH था और यहाँ पे मेरे पास जो OH का H था, इन तीनों ने आपस में बॉन्ड बना के H2O अलग कर लिया। और ये मेरे पास जो O था ना, ये मेरे पास इस तरीके का बॉन्ड बन गया। यहाँ पे इस फिगर के अंदर जो बॉन्ड बना है, ये साइड का जो बॉन्ड बना है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों चीजें एक O से जुड़ गए यहाँ पे हमारे पास। तो ये O से जब जुड़ गए ना, तो ये हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा था, वो कार्बन जो था वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जा रहा था हमारे पास, ठीक है। वो कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा था ना, वो कार्बन हमारे पास इस तरीके से जुड़ रहा था। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दोबारा बताऊं, तो वो कार्बन हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे था, यहाँ पे मेरे पास पीछे कोई चेन है प्रोटीन की, एक प्रोटीन की, अमाइनो एसिड की। यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन था और एक H इधर आ रहा था, और यहाँ पे मेरे पास बाकी की चेन थी दूसरे अमाइनो एसिड की। तो ये जो बॉन्ड था ना हमारे पास, ये वाला पार्ट, इसको हम कह रहे थे पेप्टाइड बॉन्ड। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या चीज होती है, एक ग्लूकोज इधर होता है और एक ग्लूकोज इधर होता है। उन दोनों को बीच में जोड़ा हुआ होता है किसने, ऑक्सीजन ने। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बनता है ना, इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आपको याद करने की चीज है। तो बॉन्ड भी हमें पता चल गया कि भाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे बनता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर डिफ्रेंशिएट हुई हुई है चीजें। जिस तरीके से हमने मोनोसैकेराइड्स के अंदर पढ़ा कि सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड कौन से होते हैं, हेक्सोज शुगर होते हैं। हेक्सोज के अंदर भी कॉमन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये 3 नाम हमने कॉमन पढ़े, ठीक है। अब अगर हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स की बात करूं मैं, तो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर भी मेरे पास कॉमन चीजें होती है जो कि बहुत जरूरी होती है। वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड। हम ओलिगोसैकेराइड की तो बात कर रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड के अंदर हम किसकी स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं। डाइसैकेराइड वो वाली चेन होती है जो टूटने के ऊपर 2 मोनोसैकेराइड बनाती है। तो ऐसी चेन्स जो टूटने के ऊपर 2 मोनोसैकेराइड बनाए, वो चेन्स कौन कौन सी हमारे पास है, माल्टोज है, सक्रोज है और लैक्टोज है। ये 3 हमारे पास चेन्स है ओलिगोसैकेराइड्स की, जो टूटने के ऊपर 2 मोनोसैकेराइड के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये चीज हमारे पास होगी। इसको अगर मैं आपको सही से ड्रॉ करके बताऊं, तो मेरे पास मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से थे, मोनोसैकेराइड्स मेरे पास जो कॉमन मोनोसैकेराइड्स थे हेक्सोज के अंदर, वो मेरे पास थे ग्लूकोज, ठीक हो गया,
मेरे पास था फ्रक्टोज और मेरे पास था गैलेक्टोज। ये तीन मेरे पास मोनोसेक्राइड्स के अंदर सबसे कॉमन थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे हमारे पास मोनोसेक्राइड के अंदर। ओलिगोसेक्राइड के अंदर मेरे पास सिर्फ, मैं ओलिगो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओलिगोसेक्राइड के अंदर जो कॉमन हमने पढ़े हैं वो डाइसेक्राइड पढ़े हैं। डाइसेक्राइड के अंदर कौन कौन से हमने पढ़े? एक हमने पढ़ा माल्टोज, एक है सक्रोज, और आखिरी है लैक्टोज। अच्छा, अब मोनोसेक्राइड तो हमें पता है कि ये ग्लूकोज जो है सिर्फ एक अकेला मोनोमर होगा, ठीक है। फ्रक्टोज भी एक अकेला मॉलिक्यूल होगा, गैलेक्टोज भी एक अकेला मॉलिक्यूल होगा, हमें पता है ये बात। ओलिगोसैकेराइड का हमें पता है कि ये एक अकेला मोनोमर नहीं होगा, ये दो मोनोमर आपस में जुड़े हुए होंगे, ये दो मोनोमर आपस में जुड़े हुए होंगे ओलिगोसैकेराइड में। सॉरी, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर दो मोनोमर्स हमारे पास आपस में जुड़े हुए होंगे। तो अगर मैं पहली चेन की बात करूं, ये पहले जो मेरे पास नाम है माल्टोस के नाम से, तो माल्टोस के अंदर कोई ना कोई दो मोनोमर्स जुड़े हुए होंगे, क्योंकि माल्टोस तो डाइसैकेराइड है ना, मतलब माल्टोस के अंदर दो मेरे पास मोनोमर्स होने चाहिए। अब वो दो मोनोमर्स कौन से होते हैं? वो दो मोनोमर्स मेरे पास ये होते हैं, दो ग्लूकोज होते हैं मेरे पास। इसको मैं यहां नहीं बनाता, इसको मैं यहां बना देता हूँ। मेरे पास दो ग्लूकोज होते हैं, जी प्लस जी। ग्लूकोज को मैं जी से डिनोट कर रहा हूँ, फ्रक्टोज को मैं एफ से करूंगा, और गैलेक्टोज को मैं जी ए से करूंगा, ठीक है। तो माल्टोज के अंदर कौन से दो मोनोमर होते हैं? दो ग्लूकोज के मोनोमर होते हैं, ठीक है। दो ग्लूकोज के मोनोमर को जोड़ के माल्टोज बनता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे माल्टोज की चेन है और माल्टोज को मैं तोड़ूंगा बीच में से, तो माल्टोज को तोड़ने पे मेरे पास क्या निकलेंगे? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि माल्टोज के अंदर मोनोसेक्राइड कौन सा है? ग्लूकोज का मोनोसेक्राइड है। और क्योंकि दो क्यों निकलेंगे? दो इसलिए निकलेंगे क्योंकि माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड। रीजन समझ में आया आपको कि माल्टोज को तोड़ने पे दो ग्लूकोज क्यों निकलते हैं? क्योंकि माल्टोज हमारे पास डाइसैकेराइड है, इसलिए दो चीजें निकल रही है। और निकलेंगी कौन सी? वो ग्लूकोज हमारे पास निकलेगा, क्योंकि माल्टोज बनता ही दो ग्लूकोज के दरमियान, ठीक हो गया। अगर दो ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे तो माल्टोज बन जाएगा। उसी तरीके से सक्रोज कैसे बनता है? सक्रोज भी इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। सक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अगर मैं मिला दूं तो बन जाता है सक्रोज। तो इसका मतलब सक्रोज को अगर मैं बीच में से तोड़ूंगा तो वो एक मॉलिक्यूल मुझे देगा ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल देगा फ्रक्टोज का, ठीक है। तो अगर कोई चीज मुझे एक मॉलिक्यूल दे रही है ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल दे रही है फ्रक्टोज का, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज क्या थी? वो थी सक्रोज, ठीक हो गया। उसी तरीके से मेरे पास लैक्टोज भी होता है। लैक्टोज हमारे पास कैसे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला के, ठीक है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि माल्टोज वाली चेन को तो आप याद कर ले, ठीक है। माल्टोज वाली चेन को याद करें कि माल्टोज बनता है दो ग्लूकोज से, ये आपने याद कर लिया। सक्रोज को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सक्रोज बनता है एक तो ग्लूकोज को, ग्लूकोज तो तीनों में कॉमन है, वो तो आपने याद रखना है। तीसरी चीज क्या आती है? माल्टोज के अंदर तो ग्लूकोज आ गया, सक्रोज के अंदर आप ये वाला वर्ड देख रहे हैं, यू और सी वाला, ये आपके पास आ रहा है। यूसीआर वाले वर्ड कॉमन आ रहे हैं आपके पास, यूसीआर वाले वर्ड, ये आप फ्रक्टोज के अंदर देखें। यहाँ पे भी ये आर यूसी या यूसीआर आपके पास कॉमन आ रहा है। तो इससे आप इसको जरा जहन में बिठाएं कि फ्रक्टोज और सक्रोज जो है वो आपस में होते हैं। तो सक्रोज की जो चेन होगी उसके अंदर ग्लूकोज के साथ कौन सा मॉलिक्यूल होगा? फ्रक्टोज का होगा, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर भी वो आर यूसी वाला वर्ड आ रहा है, ठीक है। सक्रोज के अंदर भी आ रहा था। बाकी जो हमारे पास गैलेक्टोज होता है, जो लैक्टोज हमारे पास है, गैलेक्टोज और लैक्टोज के अंदर वर्ड पूरा पूरा सेम है। इसके अंदर भी लैक्टोज लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लैक्टोज लिखा हुआ है। तो लैक्टोज हमारे पास कैसे बनता है? एक तो ग्लूकोज का कॉमन है और एक और हमारे पास गैलेक्टोज ऐड हो जाता है, ठीक है। गैलेक्टोज ऐड हो गया तो इसका मतलब वो लैक्टोज बन जाएगा ग्लूकोज के साथ, ठीक हो गया। ये हमारे पास याद करने का तरीका। तो मोनोसैकेराइड्स के अंदर ये तीन सबसे जरूरी है और ओलिगोसैकेराइड के अंदर ये वाले तीन सबसे जरूरी है। मोनोसैकेराइड के अंदर इन तीनों में से भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ग्लूकोज जरूरी होता है सबसे ज्यादा, और ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है वो सक्रोज होता है, ठीक हो गया।
ये चीजें हो गई आपके पास। अच्छा, इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, सबसे फेमिलियर हमारे पास डाइसैकेराइड कौन सा है? सक्रोज। सक्रोज केन शुगर होता है, जो आपको टेबल शुगर के अंदर जो मिलता है ना, जो आप चीनी खाते हैं, वो चीनी सक्रोज होती है, वो चीनी सक्रोज होती है बेसिकली, वो ग्लूकोज या फिर माल्टोज नहीं होता, वो चीनी सक्रोज होती है आपकी। और जो गन्ने का जो होता है, जो गन्ने के अंदर जो मिठास होती है, वो भी आपके पास सक्रोज ही होता है। बेसिकली आप जो मीठा कंसिडर करते हैं, जो चीनी आप डालते हैं बाहर से मार्केट में लाके, वो चीनी बनती ही सक्रोज से। तो अगर उस चीनी को मैं बीच में से तोड़ूंगा मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो उसके अंदर से एक तरफ मुझे मिलेगा ग्लूकोज और एक तरफ मिलेगा फ्रक्टोज। ये चीज हमारे पास हो गई। ठीक है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है सक्रोज मेरे पास है, डाइसैकेराइड केन शुगर, जिसको हाइड्रोलिसिस करने पे एक मिल रहा है ग्लूकोज और एक मिल रहा है फ्रक्टोज। यही चीज यहाँ पे ये बन रही थी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इन्होंने जोड़ा था, तो इनके पास यहाँ पे एक डाइसैकेराइड बन गया था, उसका नाम क्या था हमारे पास? सक्रोज। सक्रोज हमारे पास ऐसे बन गया था। ये चीज हमारे पास हो गई ओलिगोसैकेराइड। इसी के साथ ओलिगोसैकेराइड हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड के ऊपर। अच्छा, ओलिगोसैकेराइड की मैंने लिमिट क्या बताई थी? ओलिगोसैकेराइड के अंदर उनको तोड़ने पे 2 से लेके 10 के दरमियान जितने भी होते हैं वो ओलिगोसैकेराइड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऐसी चेन आती है जिसको तोड़ूं अगर मैं, तो उसके अंदर मेरे पास कोई 100 मोनोमर्स निकलते हैं, तो उसको मैं ओलिगोसैकेराइड नहीं बोलूंगा, उसको मैं पॉलीसैकेराइड बोलूंगा। उसके अंदर बातें वही ओलिगोसैकेराइड वाली बातें होंगी उसके अंदर, लेकिन क्या होगा, बस मोनोमर बहुत ज्यादा हो गए उसके अंदर। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर लिमिटेड मोनोमर थे हमारे पास, 2 से लेके 10 मोनोमर थे। पॉलीसैकेराइड के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मोनोमर डाल सकते हैं, आपको जितने मोनोमर डालने हैं डाल दो, 10 से ऊपर, लेकिन 10 से ज्यादा होने चाहिए, वो 11 हो, 12 हो, 1200 हो, 12,000 हो, जितने मोनोमर आपने डालने, वो आप सारे डालते जाए, वो सारा का सारा पॉलीसैकेराइड के अंदर आता रहे। ठीक है, उसकी फिर कोई नाम स्पेसिफिक नहीं रहता, उसके अंदर पॉलीसैकेराइड आता रहता है। उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें, तो पॉलीसैकेराइड हमारे पास क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। अभी तक तो जो हम पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड, ये हमारे पास क्या थे? थोड़े सिंपल स्ट्रक्चर थे, आसानी से समझ आ गए थे कि भाई 2 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं आपस में, तो ओलिगोसैकेराइड बन गया, आसान था। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और सबसे ज्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। अबंडेंट का मतलब आपको दुनिया में, नेचर में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में मिलेगा ना, वो आपको पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में मिलेगा। आपको जो कार्बोहाइड्रेट है दुनिया के अंदर, टोटल कार्बोहाइड्रेट दुनिया के अंदर, वो आपको मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा वो मिलेगा पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में। क्योंकि पॉलीसैकेराइड की फॉर्म अल्लाह ताला ने बनाई ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आपके पास कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है। अब उसके अंदर होता क्या है हमारे पास? पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो यूजुअली ब्रांच्ड और टेस्टलेस होते हैं। ब्रांच्ड मतलब क्या? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ओलिगोसैकेराइड हमने पढ़े, वो भी हमने चेन के अंदर पढ़े, सारे के सारे क्या थे? चेन में जा रहे थे, एक लाइन में थे। जो पॉलीसैकेराइड्स हमारे पास होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड्स के अंदर चेन तो जा रही होती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कहीं और से भी चेन निकल जाती है, यहाँ से भी चेन निकल जाती है, यहाँ से भी चेन निकल जाती है। ये ब्रांचिंग हो जाती है इनकी। ब्रांचिंग मतलब जिस तरीके से एक पेड़ की शाखें होती है ना, कि एक मेन शाख जा रही होती है, उससे अलग अलग ब्रांचेस निकल जाती है, तो ये पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे पास होती है कहानी। ठीक हो गया, इसके अंदर सीधी चेन नहीं होती हमारे पास। और पॉलीसैकेराइड हमारे पास टेस्टलेस होते हैं। आपने ये देखा, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, हमारा जो स्वीटनेस थी, जो मिठास थी, वो कम होती चली गई। सबसे ज्यादा होती है मोनोसैकेराइड में, ओलिगोसैकेराइड में उससे कम होती है, और पॉलीसैकेराइड के अंदर वो टेस्टलेस हो जाते हैं। टेस्टलेस मतलब उनका कोई जायका ही नहीं होता। ठीक है, आप उसको खा भी लेंगे ना अगर, तो उसका कोई जायका नहीं पता चलेगा आपको, वो टेस्टलेस हो जाते हैं। अच्छा, दे आर फॉर्म्ड बाय सेवरल मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। जैसा कि मैंने बताया, 2 से 10 के दरमियान मोनोसैकेराइड से तो क्या था? ओलिगोसैकेराइड था। उनसे ज्यादा मोनोसैकेराइड्स अगर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड। इधर भी ये लिखा हुआ है सेवरल मोनोसैकेराइड्स के जरिए बनता है, और सेवरल मोनोसैकेराइड्स के दरमियान आपके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से वो जुड़े हुए होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड आर ओनली स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इनका जो वेट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते वाटर के अंदर। ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़े से सॉल्युबल हो सकते हैं,
लेकिन ज्यादातर ये सॉल्युबल नहीं होते आपके पास। जो मोनोसैकेराइड्स थे वो सॉल्युबल थे, ओलिगोसैकेराइड्स थोड़े कम सॉल्युबल थे, और ये जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स है ये सॉल्युबल ही नहीं होते। ठीक हो गया। Some biologically important polysaccharides are starch, glycogen, cellulose, dextrins, agar, pectin and chitin। उस जिस तरीके से हमने दूसरों के नाम पढ़े थे, मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज वगैरह पढ़ा था, और ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमने ये वाली चीजें पढ़ी थी, माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज, सक्रोज हो गया, और गैलेक्टोज लैक्टोज हो गया। उसी तरीके से पॉलीसैकेराइड के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। उनका नाम क्या है? स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, अगार हो गया, पेक्टिन हो गया और काइटिन हो गया। इनमें से हम क्या बात करेंगे? हम फर्स्ट थ्री की बात करेंगे, स्टार्च की, ग्लाइकोजिन की और सेल्यूलोज। अगर स्टार्च को मैं एक बेसिक ओवरव्यू दूं, स्टार्च हमारे पास मौजूद कहाँ होता है? स्टार्च हमारे पास, आपने अगर अपनी दूसरी क्लासेस के अंदर फोटोसिंथेसिस का मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में 9 10 में फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। फोटोसिंथेसिस होता सिर्फ प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस कराते हैं तो प्लांट्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस कराने के बाद जो प्रोडक्ट उनका बनता है, जो फूड प्रोडक्ट बनता है, वो किस फॉर्म में बनाते हैं? वो फूड प्रोडक्ट हमेशा स्टार्च की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, स्टार्च हमारे पास उस फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर हुआ हुआ होता है, फ्रूट्स की फॉर्म में। फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए, उनके अंदर स्टार्च हमारे पास मौजूद होता है। ठीक हो गया। इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हमारे पास हैं, ये सारे के सारे प्लांट्स के होते हैं, क्योंकि स्टार्च हमारे पास बनता ही सिर्फ प्लांट्स के अंदर है। इंसानों के अंदर स्टार्च नहीं बन सकता। ठीक है, इंसानों के अंदर वो है ही नहीं मैकेनिज्म कि स्टार्च बनाए, वो कुछ और बनाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट्स हमारे पास है, वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं अपने अंदर। फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो स्टार्च बनता है। वो स्टार्च हमारे पास ग्लूकोज नहीं बनता, वो हमारे पास सिर्फ एक बेसिकली स्टार्च बनता है, पॉलीसेकेराइड बनता है। अगर उस स्टार्च को हम क्या करें, इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। फूड चेन आप लोगों को पता है, फूड चेन क्या होती है? एक चीज को कोई और कंज्यूम करे, उसको कोई और, उसको कोई और, उसको कोई और। तो प्लांट्स के अंदर हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अब जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हम लोग हैं और दूसरे जानवर हैं, उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एनर्जी ली जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट हम तो बना नहीं सकते अपने अंदर, हमारे पास तो क्लोरोफिल नहीं है, हम तो बना नहीं सकते, तो हमें दूसरे का कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा। दूसरा कार्बोहाइड्रेट बनता कहाँ पे? प्लांट्स के अंदर बनता है। प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में बनता है? स्टार्च की फॉर्म में बनता है। तो हम क्या करते हैं, जो प्लांट्स की चीजें होती है ना, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फल फ्रूट हो गए, ट्यूबर हो गया उसका, जो हमारे पास आलू वगैरह होते हैं, हम वो चीज खाते हैं। तो हम क्या खा रहे होते हैं? हम स्टार्च को खा रहे होते हैं। अब वो स्टार्च जब हम खाते हैं, तो वो स्टार्च हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट मतलब उसको तोड़ा जाता है। तो स्टार्च हमारे पास जब टूटता है तो क्या होता है? ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल। स्टार्च जब हमारे पास टूटता है तो वो किस फॉर्म में बन जाता है? वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है हमारे पास। तो बेसिकली स्टार्च जब हमारे पास टूटता है ना, तो स्टार्च हमारे पास पहली चीज क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। इधर वो नहीं लिखी हुई, लेकिन होता यही है हमारे पास उसूलन तौर पे, कि स्टार्च हमारे पास होती है एक लंबी सी हमारे पास चेन है, ठीक है, ब्रांच हुई हुई चेन है हमारे पास, ब्रांच हुई हुई चेन है। इसको जब हम खाते हैं, खाने पीने में इसको जब हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जाके इस चेन को तोड़ा जाता है। इस चेन को तोड़ा जाता है तो ये टुकड़ों में तब्दील हो जाती है। ये टुकड़े हमारे पास किसके होते हैं? माल्टोज के टुकड़े होते हैं। अब माल्टोज हमने पढ़ा है, माल्टोज क्या होती है हमारे पास? ओलिगोसैकेराइड। अब माल्टोज हमारे पास जब होता है, तो माल्टोज को हमारे पास फर्दर हमारी बॉडी माल्टोज को तोड़ती है। माल्टोज का डाइजेशन होता है। माल्टोज का जब डाइजेशन होता है, तो माल्टोज डाइजेस्ट होने पे क्या बनाता है? दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो एक माल्टोज की चेन टूटने से हमारे पास दो ग्लूकोज बन जाते हैं। इधर डैश नहीं आएगा बीच में, दो ग्लूकोज बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्च की डाइजेशन करने पे हमारे पास क्या बनता है बॉडी के अंदर? ग्लूकोज बन जाता है। स्टार्च को तोड़ने पे बनता है ग्लूकोज हमारे पास। यही चीज हमारे पास यहाँ पे भी लिखी हुई है बुक के अंदर भी, कि ऑन हाइड्रोलिसिस इट यील्ड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। स्टार्च हमारे पास दो टाइप का होता है, एक हमारे पास अमाइलोज होता है और एक होता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन होता है।
दो तरीके का होता है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज स्टार्च हमारे पास क्या होता है, अमाइलोज स्टार्च हमारे पास वो होता है जो अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच मतलब वो सीधी लाइन में होता है, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती। स्टार्च हमारे पास दो तरीके का होता है, एक स्टार्च हमारे पास होता है जो कि सीधी लाइन में बना हुआ होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है अमाइलोज। दूसरा स्टार्च हमारे पास होता है जो कि ब्रांच्ड होता है, ऐसे ऐसे करके इसकी ब्रांचेस में से भी ब्रांचेस निकली हुई होती है। ये वाला स्टार्च हमारे पास कहलाया जाता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, ये हमारे पास वो वाला स्टार्च हो गया, ठीक है। अमाइलोज हमारे पास अनब्रांच्ड हो गया और अमाइलोपेक्टिन हमारे पास ब्रांच्ड हो जाता है। अमाइलोज जो होता है वो सॉल्युबल होता है गर्म पानी के अंदर, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, वो सॉल्युबल हो ही नहीं सकता, वो गर्म हो या ठंडा पानी हो वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। लेकिन जो अमाइलोज होता है ना वो गर्म पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वो सॉल्युबल हो जाता है। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, आयोडीन का टेस्ट करते हैं हम, जो हमने केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ा होगा। स्टार्च का टेस्ट आयोडीन से होता है। आयोडीन हमारे पास होता है ब्राउन कलर का, उसको जब हम डालते हैं स्टार्च के ऊपर तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट हमारे पास होता है। स्टार्च हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्लाइकोजन और सेलुलोज अपना कवर करेंगे, उसके बाद हम लिपिड स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन अगर है तो वो बता दें फिर।